मॉर्निंग। आज हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सदिशों की किसी भी सदिश की दिक्कोजा दिक् अनुपात, ये हमने देख लिया था कि दिक्कोजा क्या होती है, दिक् अनुपात क्या होता है। अगर कोई सदिश आपको दे दिया जाए तो उसकी दिक्कोजा और दिक् अनुपात हम कैसे निकालते हैं। यदि आपको दिक् अनुपात दे रखा है तो हम दिक्कोजा कैसे निकालते हैं। तो दिक्कोजाओं में दिक् अनुपातों में हमने संबंध भी देखा था। उसके बाद में हमने दिक्कोजाओं में भी संबंध देखा था कि दिक्कोजाओं में क्या संबंध होता है कि दिक्कोजाओं की जो वर्गों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसकी सहायता से क्या होता है कि कई बार आपसे किसी सदिश की 2 दिक्कोजा देकर और तीसरी दिक्कोजा आपसे पूछ ली जाती है, या तो ऐसा होगा या 2 दिक्कोण देकर तीसरा दिक्कोण भी पूछ सकता है और दिक्कोजा भी पूछ सकती है, ये पूछ सकता है। ये सब चीज़ें अपन ने देखी थी। अब हम आगे देखेंगे यहाँ से कि सदिशों का योगफल। तो सबसे पहले देखो, सदिशों का योगफल और व्यकलन बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपको आता भी होगा, 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप। सदिशों का योगफल में हम क्या करेंगे कि जैसे 2 सदिश आपको दे रखे हैं, एक तो ए सदिश है, दूसरा बी सदिश है। अगर इन दोनों का हम योग करेंगे, ए सदिश है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी सदिश जो सेकंड सदिश आपका है वो है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये तो हो गया ए सदिश और ये हो गया बी सदिश। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि आई कैप में आई कैप वाला पद ऐड करूँ, जे कैप में जे कैप वाला ऐड करूँ और के कैप में के कैप वाला ऐड करूँ, बस इतना ध्यान में रखना है। तो देखो, आई कैप वाले पदों को एक जगह करोगे तो इन दोनों से आई कैप आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास a1 प्लस a2 इंटू आई कैप। इसी प्रकार से जे कैप को एक जगह कर लिया, इसी प्रकार से के कैप को एक जगह कर लिया। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आपको दिया गया है कि एक ए सदिश आपके पास है 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप, और दूसरा बी सदिश है 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप। अगर इन दोनों का योग हम करेंगे तो देखो 2 आई कैप, इसमें आई कैप वाला पद ही जुड़ेगा, तो 2 आई कैप में 3 आई कैप जोड़ोगे तो 5 आई कैप, जे कैप 1 है, 4 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 5 जे कैप, के कैप माइनस का 4 यहाँ पर है और प्लस का 5 यहाँ पर है, तो क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। तो ये हो गया सदिशों का योग। इसी प्रकार से आपको व्यकलन करना है, बस वहाँ पे अंतर इतना सा होगा, प्लस माइनस के चिन्ह यहाँ पर बीच में प्लस लगा है तो आप यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप इनको आपस में जोड़ भी सकते हो और इनको घटा भी सकते हो। अब देखो कुछ इसके नियम देखो, देख लो कि जैसे एक तो सदिश का जो योग नियम है a प्लस बी और b प्लस ए, आप ऐड करके देख सकते हो खुद, ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सदिशों का योगफल है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। क्रम विनिमयता का पालन का मतलब हुआ कि क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर होंगे इसका मतलब ये क्रम विनिमयता का पालन करता है। दूसरा साचर्यता देख लो, देखो तो साचर्यता में क्या है कि 3 सदिश आपके पास है, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, और यहाँ भी ए बी और सी। पहले मैंने क्या किया, बी और सी को ऐड किया और बी और सी को ऐड करके बाद में उसमें ए जोड़ा, और यहाँ क्या किया, पहले मैंने ए और बी को ऐड करके बाद में सी जोड़ा, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सदिशों का जो योगफल होता है वो साचर्यता का पालन भी करता है। उसके बाद में अगर ए माइन, ये आप सब जानते हैं कि घटा के देख लेना, वैसे ए माइनस बी और बी माइनस ए वो बराबर नहीं होते हैं, तो जो सदिशों का व्यकलन है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। उसके बाद में तो ये जोड़ और बाकी है सदिशों का, ये आसान सा है बिल्कुल। आई कैप में आई कैप वाला पद, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद किसी को। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर अदिश का सदिश से गुणनफल, कि किसी अदिश को जब हम किसी सदिश से गुणा करते हैं तब क्या होता है। जैसे आपके पास m कोई अदिश राशि है, m क्या है, कोई अदिश राशि है, और a क्या है, कोई सदिश राशि है, तो यदि इस अदिश को इस सदिश से गुणा किया जाएगा तो वो प्राप्त होगा m a सदिश। क्या प्राप्त होगा, m a सदिश। अब इससे क्या होगा, देखो जैसे मान लो कि आपके पास कोई सदिश है a सदिश, अगर आप इसको 2 से गुणा कर रहे हो, 2 से 4 से किसी भी अदिश राशि से आप गुणा कर रहे हो, अगर 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा कि इसकी लंबाई भी 2 गुना हो जाएगी। पहले मान लो इसकी लंबाई जितनी थी उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 3 से गुणा करोगे तो लंबाई भी 3 गुना हो जाएगी। यानी यदि हम किसी सदिश को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो उस सदिश का जो परिमाण होता है वो उतना ही गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि आपने 2 से गुणा किया तो इसकी लंबाई इससे पहले वाले से डबल हो जाएगी, दिशा वही रहेगी। अगर 2 से गुणा कर रहे हो तो डायरेक्शन इसकी वही रहेगी, लेकिन इसकी जो लंबाई है ये जितनी लंबाई है इससे ये क्या होगी, डबल होगी। तो देखो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण चेंज हुआ है। तो क्या सिर्फ परिमाण चेंज होता है, ऐसा नहीं है, दिशा भी चेंज हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप गुणा किससे कर रहे हैं। जैसे मान लो कि इसी ए सदिश को आप
गुणा करते हो -2 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 a कैप। अगर माइनस से गुणा करोगे तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो दोनों चेंज हो सकते हैं। अगर आप किसी सदिश अदिश को आपस में गुणा करते हो तो उस सदिश की दिशा भी चेंज हो सकती है और उसका परिमाण तो निश्चित रूप से होगा। आप किसी से भी गुणा करोगे तो परिमाण तो निश्चित रूप से चेंज होगा, लेकिन दिशा भी चेंज हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव नंबर से अगर गुणा कर रहे हो तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि आप नेगेटिव नंबर से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। दिशा क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये नहीं कि 45 पे घूमेगी, ऐसा जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एक शर्त और निकल के आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए सदिश और बी सदिश, इनके मध्य का कोण क्या है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन, तो आप बोलोगे भाई इनके मध्य का कोण क्या है, 0 डिग्री है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए सदिश और -2a सदिश, तो इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो आप ये कहोगे कि इनके मध्य का कोण क्या है, 180 डिग्री है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सरेख हैं। ए सदिश 2a सदिश दोनों क्या है, सरेख है। ये भी सरेख है और ये भी क्या है, सरेख है। यानी सरेख की क्या शर्त होती है, हमने जब सदिशों के प्रकार हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि यदि दो सदिशों के मध्य का कोण 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो उनको हम क्या कहते हैं, सरेख सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, सरेख सदिश। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि सरेख सदिशों में, अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, परिमाण का। क्या अंतर है, परिमाण का। तो हम ये कह सकते हैं, यानी ये सदिश और 2a सदिश। अब 2a सदिश को यदि मैं b सदिश मान लूँ तो देखो a सदिश और b सदिश इन दोनों में परिमाण का अंतर है सिर्फ। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई सदिश a सदिश है वो b सदिश का लेमड़ा गुणा है। लेमड़ा यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, माइनस हो सकता है, और क्योंकि माइनस होगा तो 180 का कोण होगा, अगर प्लस होगा तो 0 डिग्री का होगा। अगर माइनस होगा तो इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अगर प्लस होगा तो इसकी दिशा क्या होगी, एक जैसी होगी, एक तरफ होगी। तो दो सदिशों के जो सरेख होने की शर्त होती है वो क्या होती है कि यदि a सदिश बराबर लेमड़ा b सदिश है, जैसे मान लो कि मैंने ये लिख दिया कि a सदिश बराबर 3b सदिश, या a सदिश बराबर -1/2 b सदिश। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a और b दोनों के दोनों सरेख सदिश है। कैसे हैं, दोनों के दोनों सरेख सदिश है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए, दो सदिश देकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ कि ये दोनों सदिश जो हैं वो सरेख हैं या नहीं, तो आप खुद पता कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि यदि a सदिश बराबर लेमड़ा b आता है तो आप ये कहेंगे कि ये कैसे सदिश हैं, सरेख सदिश हैं। तो सरेख की शर्त भी देख लेना और एग्जाम्पल देख लो। देखो जैसे a सदिश आपके पास है 2i कैप, j कैप और प्लस का k कैप। अगर मैंने इसको 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखो 2 से गुणा कर दिया तो 2 × 2i कैप, j कैप और k कैप। 2 को अंदर गुणा करोगे तो 2 और 2 4i कैप हो गया प्लस का, और ये 2 j कैप हो गया और ये 2 k कैप हो गया। अब अगर आप इन दोनों का परिमाण निकालेंगे तो इनके परिमाण में, यानी a सदिश में और 2a सदिश में, इनके परिमाण में क्या अंतर होगा कि a सदिश का परिमाण 2a सदिश से हाफ होगा, या फिर 2a सदिश का परिमाण a से क्या होगा, डबल होगा। निकाल के देख सकते हो आप लोग, परिमाण आपको निकालना आता है। परिमाण कैसे निकालते हैं किसी सदिश का, √x² + y² + z² से। तो परिमाण निकाल के देख लेना आप लोग। तो यदि आप किसी सदिश को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो क्या होता है, देखो बदल दिशा भी सकती है और परिमाण तो बदलेगा। परिमाण उतना ही गुणा हो जाएगा। दिशा में ये है कि यदि आप पॉजिटिव नंबर से गुणा करते हैं तब तो क्या होगा, तब तो केवल परिमाण बदलेगा, और यदि आप नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं तो दिशा भी बदलेगी, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगी और उसका परिमाण भी बदल जाएगा। इसके बाद में आगे अपन देखेंगे सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है आपका, इसको ध्यान से देखना। आगे चतुर्भुज नियम भी देखना है, लेकिन चतुर्भुज नियम इसी पे आधारित है। अगर आपको ये आ जाएगा तो आपको चतुर्भुज नियम भी आ जाएगा और ये काम भी बहुत बार आएगा आपने। तो अभी ये देखते हैं कि सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। देखो जैसे एक सदिश आपके पास है a सदिश और दूसरा सदिश आपके पास है b सदिश। यदि हम इन दोनों सदिशों को ऐड कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर a का ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु, ये कहलाता है प्रारंभिक बिंदु, ये कहलाता है अंतिम बिंदु। b सदिश का ये कहलाता है प्रारंभिक बिंदु और ये कहलाता है अंतिम बिंदु। तो आप क्या करोगे, अगर a में b ऐड करना है तो बिना डायरेक्शन बदले, बिना इनकी दिशा में परिवर्तन किए, आप जो a का जो अंतिम बिंदु है उसको आप जोड़ देंगे b के प्रारंभिक बिंदु से। किसे जोड़ देंगे, b के प्रारंभिक बिंदु से। तो देखो ये a सदिश डायरेक्शन वो की वो है, और ये है b सदिश, इसकी डायरेक्शन भी वो की वो है। हमने क्या किया है कि a का जो अंतिम बिंदु था उसको हमने किसे जोड़ दिया, b के, ये b का प्रारंभिक बिंदु है और a का अंतिम बिंदु है। डायरेक्शन देखो वो की वो है, जो डायरेक्शन थी वो की वो डायरेक्शन है।
अब ए और बी का जो योग होगा वो दर्शाएगा जो इनका परिणामी सदिश होगा, इनका जो योगफल प्राप्त होगा, जो परिणामी सदिश होगा वो दर्शाएगा ए प्लस बी को। तो ये होगा ए प्लस बी, यानी ए और बी का जो योग होगा, जो इनका परिणामी सदिश होगा वो कहलाएगा इनका योगफल, और ये कहलाएगा ए प्लस बी। और यही आपका सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम है। ये क्या है? सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। क्या नियम है? देखो, जैसे मान लो कि त्रिभुज है आपके पास, ये त्रिभुज है। अब एक सदिश मान लो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन मान लो ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। एक बार इसको छोड़ो आप, ये है आपके पास है। अब देखो, इन दोनों सदिशों का जो योग है वो क्या कहलाएगा? इनका परिणामी सदिश कहलाएगा। तो ए बी सदिश और प्लस का बी सी सदिश ये बराबर किसके होगा? ए सी सदिश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए सी सदिश के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा के बराबर है, या तीसरी भुजा को दर्शाता है। ये है त्रिभुज के सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। इसमें थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कई बार सिद्ध करना आ जाता है, ये ए बी सदिश है, ये बी सी सदिश है। अब ये ए सी है, ए सी को यदि आप सी ए लिखोगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि सदिश जो है, अब देखो ए सी का मतलब हुआ ए से सी की ओर दिशा, और सी ए का मतलब हुआ सी से ए की ओर दिशा है, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ए प्लस बी प्लस बी सॉरी ए बी प्लस बी सी, और ये सी ए इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बराबर क्या आ गया? शून्य आ गया। यानी अपन ने इन तीनों का अगर योग किया, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, वापस वही बिंदु पर आगे कि नहीं आ गए अपन? तो वहीं पर आगे, इसका मतलब इसका परिणामी क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य हो गया तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये किसके बराबर है? ए सदिश के बराबर है। इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है? ए सदिश के बराबर है। तो ये है सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं का जो योग है, या उनको निरूपित करने वाले सदिशों का जो योगफल है, वो तीसरी भुजा को व्यक्त करता है। धन्यवाद।